हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। अब चड्ढा जी, क्या आपको लगता है आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी बड़ी बातें की हैं जिसमें एफआईआर क्यों देर से दर्ज हुई, किस लिए अस्पताल के प्रीमाइसेस को, उस पूरे वो जो जहां घटना हुई थी उसको क्यों नहीं सुरक्षित रख सकी सरकार, कई ऐसे बड़े सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्या आपको लगता है अब जो जांच आगे चल रही है उसमें क्या देर बहुत हो गई है? सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट, जैसा ऋषि आपने कहा, बहुत सख्त हुई और सुओ मोटो है ये। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एफआईआर में क्यों डिले, आपने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने इनिशियली ये कहा कि ये सुसाइड का केस है, फिर प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो जाने के बाद उनको किसी इंस्टीट्यूट में ही भेजा गया। क्यों एफआईआर, जो सुबह का इंसिडेंट है, सुबह प्रातः काल में इसको पता चला और उसके बाद इसमें एफआईआर जो होती है वो शाम को होती है, ऐसा कहा गया। जबकि दूसरे पक्ष ने यह भी कहा कि इनिशियली यूडी यानी कि यूडी केस इसको रजिस्टर किया गया तकरीबन 12 बजे के करीब, जो कोर्ट में, क्योंकि मैं देख रहा था कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, उसमें जवाब दिया। लेकिन अब आपका जो मूल सवाल है कि क्या इतने दिन निकल जाने के बाद अब उसमें देरी का प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पे कई सारे ऐसे सबूत हैं जिनमें दखलंदाजी हो गई है, उसका क्या होगा? और इसीलिए देश की सर्वोच्च एजेंसी को इसमें लगाया गया है। सर्वोच्च एजेंसी को कोई लंबा समय नहीं दिया गया है, सर्वोच्च एजेंसी को 22 तारीख तक अपनी रिपोर्ट देनी है और 22 तारीख को ही क्या डेवलपमेंट है, क्या चीजें हैं, उस पर एक इंटरिम रिपोर्ट सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करनी है। उस रिपोर्ट का अवलोकन करेगी उस दिन सुप्रीम कोर्ट और उसी दिन उस पर निर्णय लिया जाएगा कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। जैसा कि बहुत अच्छा आपने बताया कि नेशनल टास्क फोर्स है, उसका गठन किया गया और वो कोर्ट ने आज ये चीज पे बहुत गंभीरता दिखाई कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये कोई एक छोटा, और ये एक वुमेन के खिलाफ तो जो हुआ है वो तो है ही है, इसके अलावा डॉक्टर्स की सेफ्टी अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो कि इंसिडेंसेस रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है और बहुत सख्त हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के, इस पे आप क्यों नहीं करते? खासतौर से जैसा आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि वहां की सुरक्षा की व्यवस्था, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा बता रहे थे कि कैसे लाइटनिंग और तमाम अरेंजमेंट्स नहीं हैं, तो उन तमाम पे बहुत बल दिया गया। ये टास्क फोर्स जो कि छोटी मोटी टास्क फोर्स नहीं है, पूरे देश के जो सबसे प्रबुद्ध और मजबूत लोग हैं उनको इसमें रखा जाएगा। डॉक्टर के हत्या और मर्डर पर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उस स्वतः संज्ञान के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं, जो एक तरफ इस पूरे मामले को जिस तरह से एक तरह से डील किया गया है, लापरवाही बरती गई है, उस पर कई सवाल खड़े करता है ममता सरकार को लेकर, तो वहीं पुलिस पूरी व्यवस्था पर भी किस तरह से पुलिस की कार्रवाई रही, तो साथ ही साथ डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखे हैं और उसी को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। 14 सदस्यीय ये टास्क फोर्स है। आज हमारा विशेष इसी पर आधारित है कि डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। हमारे साथ विशेष मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अतुल गोयल, डीजी हेल्थ सर्विसेज, भारत सरकार। डॉक्टर अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। संजय चड्ढा हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। चड्ढा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही संतोष कुमार सिंह, एडिटर एक दिन बांग्ला दैनिक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं रुख डॉक्टर अतुल आप ही का करूं कि एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, बाकायदा समय सीमा दी गई है कि कितने दिन में ये तय किया जाना है, तो टास्क फोर्स को कई बड़ी जिम्मेदारियां सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं क्योंकि कई सवाल खड़े किए। कार्यरत डॉक्टरों के लिए जो परेशानियां इस आरजीकर अस्पताल से बाहर आई हैं, उसे लेके पूरे देश में आक्रोश है डॉक्टर्स में कि व्यवस्था सही नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि डॉक्टर्स को परेशानी क्यों होती है। एक तो लाइफ एंड डेथ से डील करते हैं, इमरजेंसी में सीरियस केसेस आते हैं, उनमें कई बार एडवर्स रिज़ल्ट भी निकल के आता है, जिसके कारण दोनों ही तरफ से सेंटिमेंट्स हाई होते हैं। डॉक्टर्स भी तनाव में होते हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स भी तनाव में होते हैं। ऐसे में कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे डॉक्टरों का बचाव ज़रूरी है या उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। तो सरकारी अस्पतालों में अक्सर पेशेंट्स का रश भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण डॉक्टर्स और भी प्रेशर में होते हैं।
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया कि डॉक्टर्स की सुरक्षा इसलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और उसमें बहुत सारे निर्देश दिए, जैसे स्पेशल टास्क फोर्स का आपने जिक्र किया। तो स्पेशल टास्क फोर्स को ये सौंपा गया है कि वो 3 वीक्स के अंदर इंटरिम रिपोर्ट देगा रिगार्डिंग क्या क्या कदम उठाने चाहिए सुरक्षा के लिए, और फाइनल रिपोर्ट करीब 2 महीने में सबमिट होगी। और कुछ बातें भी उन्होंने बोली जो हमें कलेक्ट करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो सवाल किए हैं उनमें से 2-4 अगर हम आपको बताएं कि बेसिक हाइजीन कंडीशन, सैनिटेशन की कमी, ये सारे सवाल तब बाहर आए हैं जो आरजीकर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। अस्पताल में जितनी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं थी, सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, मेडिकल केयर प्रोफेशनल्स के लिए पर्याप्त टॉयलेट सुविधा नहीं है, तो इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। तो डॉक्टर गोयल, बहुत सारी ऐसे एक तरह से कई बिंदु हैं जिस पे समीक्षा आकलन की जरूरत है। इवन ड्यूटी रूम्स नहीं है अवेलेबल, कई बार महिला और मेल स्टाफ के लिए अलग अलग ड्यूटी रूम्स भी नहीं है। तो हाइजीनिक कंडीशंस की तो बात आपने करी डॉक्टर ही। गोयल, सवाल यह है कि क्या किसी ऐसी बड़ी घटना के बाद, क्योंकि डॉक्टर्स जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, हम जानते हैं आरएमएल के डॉक्टर्स ने आज हड़ताल वापस ली है एमएस ऑफिस के आश्वासन के बाद, तो इस तरह का आश्वासन डॉक्टर्स को आज से पहले क्यों नहीं था? क्योंकि इस घटना ने कई बड़े सवालों को सामने लाके खड़ा कर दिया है। अब बीच में ऐसा आश्वासन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। जैसे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर का प्रोविजन था कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो इंस्टीट्यूशन एक एफआईआर करे। अभी इस इंसिडेंट के बाद दोबारा पूरे देश भर के लिए ये एक नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर किसी भी हेल्थ वर्कर के खिलाफ या डॉक्टर के खिलाफ कोई वायलेंट इंसिडेंट होता है तो एक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन एफआईआर भी इंसिडेंट के बाद होगा, तो एफआईआर से पहले के प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ड्यूटी रूम्स की बात हुई, लाइटिंग ऑफ द एरियाज़ की बात हुई, बहुत सारे एरियाज़ में लाइटिंग प्रॉपर नहीं है और अंधेरे में अक्सर लेडी डॉक्टर्स को घर जाना पड़ता है या इवन हॉस्टल तक जाना पड़ता है। सो प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात करी, जिसका जिक्र मंत्रालय में भी किया गया और टास्क फोर्स के ज़िम्मे भी ये चीज़ डाली गई है। और उससे पहले भी मंत्रालय अपने हॉस्पिटल्स को लिख चुका है ये बारे में कि इन सब चीज़ों का इंतज़ाम हॉस्पिटल में किया जाए। जी डॉक्टर गोयल, डॉक्टर्स की ये कोई आज की मांग नहीं है, इस घटना के बाद नहीं है, इससे पहले डॉक्टर्स की मांग थी और यही कारण है कि पूरे देश में एक तरफ उस पीड़िता को न्याय दिलाने का आक्रोश है तो दूसरी तरफ इन तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स और ट्रेनी डॉक्टर्स की जो एक लंबी मांग रही है, जिस तरह से चिकित्सक संस्थानों में जो अनदेखी हो रही है उन सुविधाओं को लेकर, उस पर उनका आक्रोश है जो सड़क पर दिखाई देता है। चड्ढा साहब हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। अब चड्ढा जी, क्या आपको लगता है आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी बड़ी बातें की हैं जिसमें एफआईआर क्यों देर से दर्ज हुई, किस लिए अस्पताल के प्रीमाइसेस को, उस पूरे वो जो जहां घटना हुई थी उसको क्यों नहीं सुरक्षित रख सकी सरकार, कई ऐसे बड़े सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्या आपको लगता है अब जो जांच आगे चल रही है उसमें क्या देर बहुत हो गई है? सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट, जैसा ऋषि आपने कहा, बहुत सख्त हुई और सुओ मोटो है ये। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एफआईआर में क्यों डिले, आपने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने इनिशियली ये कहा कि ये सुसाइड का केस है, फिर प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो जाने के बाद उनको किसी इंस्टीट्यूट में ही भेजा गया। क्यों एफआईआर जो सुबह का इंसिडेंट है, सुबह प्रातः काल में इसको पता चला और उसके बाद इसमें एफआईआर जो होती है वो शाम को होती है, ऐसा कहा गया। जबकि दूसरे पक्ष ने यह भी कहा कि इनिशियली यूडी यानी कि यूडी केस इसको रजिस्टर्ड किया गया तकरीबन 12 बजे के करीब, जो कोर्ट में, क्योंकि मैं देख रहा था कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, उसमें जवाब दिया। लेकिन अब आपका जो मूल सवाल है कि क्या इतने दिन निकल जाने के बाद अब उसमें देरी का प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पे कई सारे ऐसे सबूत हैं जिनमें दखलंदाजी हो गई है, उसका क्या होगा? और इसीलिए देश की सर्वोच्च एजेंसी को इसमें लगाया गया है। सर्वोच्च एजेंसी को कोई लंबा समय नहीं दिया गया है, सर्वोच्च एजेंसी को 22 तारीख तक अपनी रिपोर्ट देनी है और 22 तारीख को ही क्या डेवलपमेंट है, क्या चीजें हैं, उस पर एक इंटरिम रिपोर्ट सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करनी है। उस रिपोर्ट का अवलोकन करेगी उस दिन सुप्रीम कोर्ट और उसी दिन उस पर निर्णय लिया जाएगा कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। जैसा कि बहुत अच्छा आपने बताया कि नेशनल टास्क फोर्स है,
उसका गठन किया गया। और वो कोर्ट ने आज ये चीज पे बहुत गंभीरता दिखाई कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये कोई एक और ये एक वुमेन के खिलाफ तो जो हुआ है वो तो है ही है, इसके अलावा डॉक्टर्स की सेफ्टी अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो कि इंसिडेंसेस रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। और बहुत सख्त हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के, इस पे आप क्यों नहीं करते, खासतौर से जैसा आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि वहां की सुरक्षा की व्यवस्था, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा बता रहे थे कि कैसे लाइटनिंग और तमाम अरेंजमेंट्स नहीं हैं, तो उन तमाम पे बहुत बल दिया गया। ये टास्क फोर्स जो कि छोटी मोटी टास्क फोर्स नहीं है, पूरे देश के जो सबसे प्रबुद्ध और मजबूत लोग हैं उनको इसमें रखा जाएगा। संतोष जी, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी निर्देश दिया जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। साथ ही साथ जिस तरह से आज स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े करे हैं, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी सरकार पर तो सवाल है ही है, साथ ही साथ इस मसले को जिस तरह से डील किया गया है उस पर एक बड़ा सवाल है, असंवेदनशीलता को लेकर बड़ा सवाल है? ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो सरकार ने जो एक संवेदनहीनता, जो परिवार के, जो मृतका के जो परिजनों के साथ जिस तरह से एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, एक परिवार जो अपनी बच्ची को खो चुका और भी इस तरह की दरिंदगी में खो चुका है, कि जिसके बारे में सोच के ही मैंने सिरत पैदा हो जाती है कि इतना अमानवीय कृत, पाशविक कृत्य किया उसने। उसके बाद उस परिवार के सदस्यों के साथ ठीक से एक कम्युनिकेशन नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो करके इस एक पूरी घटना एक निचोड़ बताया है, कहां कहां खामियां हैं उनको उजागर किया कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, जो जिम्मेवार थे, उनकी तरफ से इस बारे में कुछ खास नहीं किया गया जो कि केस करना चाहिए था। दूसरी तरफ पुलिस ने डेड बॉडी को परिवार को हैंड ओवर करके क्रिमेशन कराने के बाद 12:30 बजे मैंने 11:45 ऐसे ही कुछ किया। रात को देर रात में 3 घंटे के बाद एफआईआर हुई है जिसमें हत्या की बात कही गई है। तो कई तरह की जो खामियां हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया। और सबसे अच्छी बात है कि इन खामियों को उजागर करने के साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इस दिशा में समाधान के हेतु जो टास्क फोर्स का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जगह और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस संबंध में सबको सतर्क होने का। और एक सबसे अच्छी बात है कि देखिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई पर सबकी नजर थी। बिल्कुल संतोष जी, और कई मौकों पर ऐसा रहा कि जब बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ये कोशिश की ये कहने की कि एफआईआर में फला चीज नहीं है, या ये जो आप कह रहे हैं ये आपको सही तरीके से नहीं पता है या ऐसा नहीं हुआ है, इस पर चीफ जस्टिस काफी सख्त नाराज भी हुए और उन्होंने कई बातों को सामने रखा कि किस तरह से ममता सरकार के वकील चीजों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में एक जो बड़ा सवाल ममता सरकार पर है कि किस तरह से कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल तुरंत उन्हें नियुक्त कर दिया गया, एक जगह से रिलीव करके तुरंत नियुक्त करना, यानी कि प्रिंसिपल की भूमिका से लेकर ममता बनर्जी सरकार की पूरी भूमिका इस पूरे मामले पर संदिग्ध दिखाई थी आज कोर्ट में भी। सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनसे कि नागरिक समाज यहाँ पर राजनीति, तो देखिए जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करेंगे। आज ममता बनर्जी विपक्ष में रहती तो शायद इससे भी बड़ा मूवमेंट करके आंदोलन कर रही होती, कुछ हो सकता था। मगर सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक संदीप घोष को वहां से उन्होंने रिजाइन किया और सेम डे आप दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना रहे हैं, तो एक तो दूसरा मैसेज गया। उसके बाद हो गया कि उस आरजीकर के कई डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया। तो खैर नागरिक समाज के जिस तरह का दबाव पड़ा मीडिया का या हर तरफ के समाज के हर वर्ग का, तो सरकार को वो ट्रांसफर ऑर्डर्स भी वापस करने पड़े। संतोष जी अंत में छोटा सा सवाल जवाब चाहूंगे आपसे, क्या 22 तारीख को जब स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सौंपेगी, क्योंकि इस समय लोगों को ये जानना है, ये साफ हो चुका है कि उस पीड़िता के साथ किसी एक ने दुष्कर्म नहीं किया, क्या इस मामले में बड़े खुलासे सामने हो पाएंगे? नहीं, आप जैसे करें कि एक नहीं कई वहां पे गैंग रेप जैसी बात कही जा रही, मगर जहां तक मेरी जो जानकारी है और जो है कि कोलकाता पुलिस की जो जांच हो रही थी सही दिशा में ही जा रही थी और सीबीआई भी करीब करीब उसी दिशा में ही जाएगी। हाँ, रही बात कि वहां पे जो आर्थिक अनियमितताएं हो रही थी, सीबीआई उस दिशा में भी आगे बढ़ सकती, वहां पे बहुत तरह के कुछ भी गड़बड़ियां थी वो पकड़ में आ सकती है। रही बात सबसे कि रात को 14 अगस्त की रात को जो वहां पे अस्पताल में हुड़दंग मचाया गया, तोड़फोड़ मचाया गया, सीबीआई के साथ ही उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी रिपोर्ट मांगा है कि उस घटना पर आपने क्या आपकी एक्शन टेकन, रिपोर्ट भी आप हमको जमा करिए कि इतने सारे आदमी घुस के कर रहे हैं और प्रशासन वहां पे उसको भनक तक नहीं थी। प्रशासन माने उसकी भूमिका की बहुत माने चौतरफा निंदा हो रही है। ऐसा नहीं है क्यों कहता पुलिस बहुत ही माने निम्न दर्जे की फोर्स है, बहुत ही अच्छे ऑफिसर है और बहुत माने उनकी जांच भी बहुत अच्छी होती है, मगर क्या है राजनीतिक दबाव की वजह से बहुत सारी चीजों पर उन पर रहा बात कि अस्पतालों में तोड़फोड़ करने के ममता बनर्जी की सरकार ने एक कानून बनाया था, बहुत सख्त कानून। कई बार अस्पतालों में तोड़फोड़ हुई तो डॉक्टर ने स्ट्राइक की, तो उनको शांत करने के लिए एक कानून बना, मगर उस कानून का बिल्कुल राजनीतिक दबाव होगा कोलकाता पुलिस पर, लेकिन राजनीतिक दबाव से इतर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब ममता बनर्जी सरकार पर एक बड़ा नैतिक दबाव भी है, साथ ही साथ सामाजिक दबाव भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से रिपोर्ट तलब की है, अब ममता सरकार को इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि कौन लोग जिम्मेवार हैं। साथ ही साथ 22 तारीख को सीबीआई भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगी। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कौन लोग शामिल हैं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सकेगी, ये मामला आगे बढ़ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।